और उसका क्वेश्चन नंबर है, ऑब्जर्व करें क्वेश्चन नंबर 10। Show that each of the following relation are in the set A given by the following R equal to AB such that mod A minus B is multiple of 4 is an equivalence relation। वो नीचे लिखा है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली। This is an equivalence relation and this is another equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इन दोनों को प्रूव करना है। फिर इसमें एक पार्ट और भी है, सेकंड पार्ट। वो क्या है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। वन के रिलेटिव चाहिए। उस दिन हमने वन के रिलेटिव जो भी था उसके रिलेटिव सिखाए थे आपको। ऑल्सो राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू। जो इक्विवेलेंस क्लास है ऑफ टू का मतलब है कि ऑल द रिलेटिव्स ऑफ टू भी लिस्ट करने, ये ऑल द रिलेटिव्स ऑफ वन लिस्ट करने, यहाँ पे ऑल द रिलेटिव्स ऑफ टू लिस्ट करने। तो ये रिलेटिव्स की बात तो बाद में आएगी, पहले हम प्रूव करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जो नंबर 1 को शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर, रिलेशन आर नीचे दिया हुआ इन द सेट ए, मतलब आर में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के आएंगे। आर इज रिलेशन इन ए का सीधा मतलब होता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हालांकि इसे आप यहां यूज नहीं करोगे, लेकिन रिलेशन इन ए का मतलब है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस, सीधा मीनिंग होता है। अगर बोलेगा ना आर इज रिलेशन इन एस, तो इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस। तो अब इन्होंने रिलेशन दिया और सेट ए यहां दे रखा है। ए सेट क्या है? एक्स इज इंटीजर लाइंग बिटवीन 0 and 12। मतलब ये हुआ कि ए सेट इज 0 1, अगर ओपन फॉर्म में लिखें टेबुलर फॉर्म में तो ये 0 1 2 3 अप टू 12 है। एक्स इज इंटीजर, पहले तो बोल दिया इंटीजर है, -1 भी हो सकता है, लेकिन बाद में कंडीशन दे दी कि नहीं एक्स मस्ट लाई बिटवीन 0 and 12। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओपन फॉर्म में मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक, सेट ए को जरूरत होगी तब इसको यूज करोगे। अब इन्होंने रिलेशन यहां नंबर 1 में डिफाइन किया। रिलेशन क्या है? ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मैं शॉर्टकट में M4 कह देता हूं। ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को थोड़ा अलग फॉर्मेट में आपको लिखना है यूज करने के लिए। ध्यान दो, इसको लिखना है ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज रिलेटेड विद बी। कब? इफ एंड ओनली इफ मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये हमने उस आर को ऐसे लिख दिया क्योंकि ये यूजेबल फॉर्म है, ये वाली प्रैक्टिकल फॉर्म है। वो जो दिया हुआ वो यूज नहीं हो पाता कभी कभी, तो इसलिए प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको हमने चेंज कर दिया। अब इसमें हम प्रूव करेंगे कि नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए A मस्ट बिलोंग टू आर। ध्यान दो, जिस रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको A बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करना है सारे क्वेश्चन में।
यहां से स्टार्ट करना है और ट्रू वर्ड पर एंड करना है। ए बिलोंग्स टू आर वाली बात अगर ट्रू हो जाए तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है वो आगे लिखा है। इसमें क्या लिखा? मॉड ए माइनस एज मल्टीपल ऑफ 4। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बनेगा? ए बी बिलोंग्स टू आर का ये मीनिंग है, इसको याद करो। ए बी बिलोंग्स टू आर का ये मीनिंग है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या हुआ? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग हुआ मॉड ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब कि 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 0 सभी का मल्टीपल होता है, 4 का भी 8 का भी। तो वर्ड क्या? ट्रू हो गया। इस तरह से आपका ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो गया। कहीं डाउट हो हमें पूछो, बता दूंगा। सेकेंड पार्ट देखें, सिमेट्रिक पार्ट है। अब सिमेट्री के लिए क्या करना होता है, ये फैक्ट सब लोग याद करो। सिमेट्री के लिए इधर देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करना है और इसकी जो एंडिंग है ना वो बी ए बिलोंग्स टू आर पर होनी चाहिए। स्टार्ट विद दिस एंड दैट दिस, एंड इफ इट इज डन देन रिलेशन आर ए सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या हुआ? ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग ये है मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब मैं आपको यहां साइड में बताता हूं। 4 माइनस 12 है, मान लो 4 माइनस 12 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो अगर मैं 12 माइनस 4 बोलूं तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यू कैन डेफिनेटली से मॉड b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड दिस मीन्स b a बिलोंग्स टू r, क्योंकि a b बन गया, b a बन गया। तो रिलेशन r कैसा हो गया हमारा? सिमेट्रिक हो गया। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की, कि ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 स्टेप होते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन मैं शायद यहां लिख सकता हूं, बी पार्ट हो या सी में ट्रांजिटिव हुआ। अब ट्रांजिटिव को पहले प्रूव करना सीखो। ट्रांजिटिव में करते क्या है? ट्रांजिटिव में आपको ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से? ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी, ये स्टार्टिंग। और फिनिश क्या करना होता है? हाँ, आपको फिनिश यहां करना है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहां से स्टार्ट करके और यहां तक ला दिया तो रिलेशन आर आपका पक्का ट्रांजिटिव हो गया। अब इसके लाने का तरीका देखे रहना। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग बताओ? मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे 4 माइनस 12 मल्टीपल ऑफ 4 है। अब मॉड हटा दूं तो क्या मल्टीपल ऑफ 4 नहीं रहेगा? रहेगा। यानी कि इसमें मॉड को रिमूव करना अलाउड है? अब आप बोलोगे मॉड को रिमूव क्यों कर रहे हैं भाई? तो रीजन उसकी यह है कि आपका आंसर देखो इधर ए सी है, हमें बी हटाना है और मॉड्स को ऐड करने से बी हट नहीं सकता। ये 2 मॉड है ना, ए माइनस बी मॉड, बी माइनस सी मॉड, इनको अगर मैं प्लस करना चाहूं तो बी रिमूव नहीं होगा अभी, लेकिन मॉड को ब्रैकेट बना दूं और ऐड कर दूं तो बी रास्ते से हट जाएगा और बी हमें हटाना है क्योंकि हमारा आंसर ए सी में आना है। समझ में? ये रीजन है कि हमें मॉड हटाना पड़ जाएगा।
तो इसका मीनिंग समझो, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, दो मल्टीपल ऑफ 4 हो, जैसे 8 और 16, उनको ऐड कर दो तो क्या मल्टीपल ऑफ 4 नहीं रहेगा? फिर भी रहेगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिला a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। रास्ते से b हमने हटा दिया, समझे? a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 4 माइनस 12 मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका मॉड 4 माइनस 12 करोगे तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 और उसका डायरेक्ट मीनिंग ये आ गया, AC बिलोंग्स टू R। AC बिलोंग्स टू R का मतलब है इस क्वेश्चन में कि मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। हाँ, कहां पे कंफ्यूजन लग रही? ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। A रिलेटेड विद B एंड B रिलेटेड विद C से हमने स्टार्ट किया और A रिलेटेड विद C पर फिनिश कर दिया। हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव निकल गया। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया। अब इसमें ना एक सेकंड पार्ट था कि उसके 1 के रिलेटिव बताओ और 2 के रिलेटिव बताओ। 2 रिलेटिव भी आपको बताने हैं, अभी आपको वो सिखाता हूं। ये था ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। पहले मैंने यही सेंटेंस यहां लिखना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, और उसके बाद उसकी फिर एनालिसिस करनी है। तो ठीक है, यही क्वेश्चन अपना चल रहा था अभी, फर्स्ट पार्ट। इसको ध्यान से समझना। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 के सारे रिलेटिव चाहिए, जैसे आपके सारे रिलेटिव चाहिए। आप है तो आपके सारे फ्रेंड चाहिए, उसी तरह 1 के सारे फ्रेंड चाहिए हमें। तो ये क्या है, फ्रेंड्स का क्या है, ये सेट है। और फ्रेंड का नाम क्या रखेंगे हम, एक्स, क्योंकि 1 के फ्रेंड भी 1 टाइप के होंगे लेकिन जनरल होंगे। ठीक है, तो 1 का फ्रेंड हमने एक्स रख लिया। सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 1, एक्स इज रिलेटिव ऑफ 1, एक्स इज फ्रेंड ऑफ 1। समझ में आ गया इतना? क्या चाहिए था आपको, सेट चाहिए था किसका, all elements denoted by x which are related to 1। बिल्कुल सीधा। अब देखो, x such that x related to 1 कब होगा, x related to 1 तब होगा जब mod x माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 होगा। x माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो x जो है वो 1 का रिलेटिव होगा इस केस में, इस क्वेश्चन में। a रिलेटेड टू b कब है, यहां देखो, a रिलेटेड टू b कब है, जब a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। तो x रिलेटेड टू 1 कब होगा, जब मॉड x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। समझ में आया? ये x कहां से आएगा, x विल कम फ्रॉम द सेट a। सेट a से बाहर की तो कोई बात ही नहीं करनी हमको। अच्छा, तो x की जगह पर ध्यान दो सभी लोग, x की जगह पर 0 लिखें तो 0 माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 हुआ कि नहीं हुआ, x रिप्लेस बाय 0 करो, नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट कर दो। अब x की जगह पर 1 लिखो, यहाँ 1 माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 हुआ क्या, यह तो x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। ये ऑल दीज एक्सिस विल कम फ्रॉम ए, लेकिन ऑल फुल सेट ए विल नॉट बी रिटेन हियर। ए को सिलेक्शन करो, ए के वो एलिमेंट जो x माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 को सेटिस्फाई कर दें, उन एलिमेंट्स की लिस्ट यहाँ, वो 1 के रिलेटिव आएंगे। 1 का रिलेटिव 1 खुद भी है, यू आर रिलेटेड टू योर सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, इसलिए 1 के रिलेटिव में 1 खुद भी आ गया। देखो, अच्छा आगे चलो,
x की जगह पर अब 2 का ट्रायल करो बेटे। 2 माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4, ट्रू या फॉल्स? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 4 का मल्टीपल जानते हैं, 4 की टेबल में आना चाहिए। तो 2 माइनस 1 4 की टेबल में आता है, 4 1 जा 4 से शुरू होती है टेबल, तो 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। आर यू गेटिंग? तो x की वैल्यू 2 नहीं आएगी, ठीक है। 3 माइनस 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 4 माइनस 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 4 हुआ ना, वो मल्टीपल ऑफ 4 है। x की वैल्यू 5 पॉसिबल है। 6 ट्राई करो, 6 माइनस 1 रिजेक्ट, 7 माइनस 1 रिजेक्ट, 8 माइनस 1 रिजेक्ट, 9 माइनस 1 ओके है, क्योंकि 9 माइनस 1 8 जो कि 4 की टेबल में आता है। जो 4 की टेबल में आ जाए वही मल्टीपल है उसका 4 का, ठीक है। ओके, कहां तक हम पहुंचे? 10 तक, 10 तक। 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 1 11, बस 1 5 9, ये 3 रिलेटिव हैं 1 की, और लिस्ट कंप्लीट हो गई। एक और बात बताऊं, look here, set of all elements related to 1 is called equivalence class of 1। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है ना, यहाँ इक्विवेलेंस क्लास का साइन है, जिंट नहीं है ये। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। Equivalence class of 1 is denoted by this bracket 1, ठीक है। वो उन्होंने पूछा ना सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये ना पूछ के ये पूछ देते तो दोनों एक ही बातें हैं। इसी क्वेश्चन के अगर नेक्स्ट पार्ट में मैं देखूं, इधर देखना, ऑल्सो राइट इक्विवेलेंस क्लास 2, मतलब ये कि ये वाला जो इक्विवेलेंस क्लास, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। हाँ, अब 2 के रिलेटिव भी सर्च करवा रहा है आपसे, तो करता हूं। राइटिंग का मेथड उसने अलग चूज कर दिया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। ये लैंग्वेज उसने नहीं दी, उसने इक्विवेलेंस क्लास बोल दिया, है वही। तो अब आपको क्या निकालना? ये सेट निकालना, ये चीज निकालना, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, ये पूछ दे या वो पूछ दे। अब देखना, सेट चाहिए आपको, सेट हो गया। किसका सेट चाहिए? ऑल एलिमेंट्स डिनोटेड बाय एक्स, सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 2, एक्स इज रिलेटेड टू 2, ठीक। x such that x minus 2 is multiple of 4, related to 2 का मतलब है mod x minus 2 multiple of 4 होना चाहिए। तो अब आप ट्रायल करो, वो सेट ए सामने कर देता हूं आपके, वो देखो ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है, x की वैल्यूज उसी में है, उसकी कुछ वैल्यूज इसमें आएंगी। तो x की वैल्यू 0 ट्राई करो, तो 0 माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 4 है क्या? नहीं, 0 रिजेक्ट करो। 1 माइनस 2 है क्या? नहीं। 2 माइनस 2 या 0 हर एक का मल्टीपल होता है, तो x की वैल्यू 2 एक्सेप्टेड। 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 4 माइनस 2 नहीं, 2 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। अच्छा, 4 माइनस 2, 5 माइनस 2 नहीं, 6 माइनस 2 ओके है। 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 की टेबल में आ जाए, ठीक है। 6 हो गया। 7 माइनस 2 5 हुआ, नहीं चलेगा, 7। 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 2 8, 10 चल जाएगा, ठीक है। और फिर 11 माइनस 2 नहीं, 12 माइनस 2 नहीं, तो बस 2 6 10 इसमें आ गए। और 12 के अंदर ही टेस्ट करना, 12 के बाहर का एलिमेंट टेस्ट में नहीं डालना आपको। अब कोई डाउट कंफ्यूजन है पूछ लो।
बता दूंगा। नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी। अभी से आप इसको ग्रिप में रखना, अभी से। बाद में ना कोर्स काफी है, काफी नई नई चीजें सामने आएंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अभी से उसको ना, उसको कैच करके रखो, उसको कोर्स को, सिलेबस को, जो आउट ऑफ हैंड ना हो जाए। ठीक है बेटे, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। कोई राइटिंग छूट रही है यहाँ, इससे लिख लो, और नहीं तो मैं चलता हूँ फिर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। 2 क्वेश्चन थे ना 10 नंबर का। क्वेश्चन में पार्ट 2 में था r बिलोंग्स टू a इक्वल टू b। सेकंड पार्ट तो अभी किया ही नहीं मैंने, तो फर्स्ट पार्ट हो गया अभी तक सारा, फर्स्ट पार्ट। और ये जो नीचे लिखा है दोनों पार्ट के लिए है। फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ईच केस का मतलब 1 भी करो 2 भी करो। आपने सोचा अकेले 2 का है, नहीं, 1 2 दोनों का ना, ईच केस। तो अभी आप सेकंड पार्ट उठाऊंगा, फिर उसमें भी ये निकालना है। क्लास 1 और क्लास 2 दोनों अभी दोबारा से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में तो एक ही आएगा ना, दोनों नहीं आएंगे एक साथ। यहाँ एक साथ लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी वालों ने एक साथ लिखे हुए। इनमें फर्स्ट पार्ट देखा आपने 2010 में आया, 2018 में आया, फिर से आएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है इस जगह पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सेकेंड पार्ट देखो इधर, R इज इक्वल टू ए बी। मेरे सभी नोट्स में या तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, या फिर वो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का, एग्जाम में आया हुआ, या सैंपल पेपर का। मतलब कोई न कोई अथेंटिकेटेड सोर्स का क्वेश्चन है। बाहर के क्वेश्चन डालने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अथेंटिकेटेड सोर्स से ही बहुत क्वेश्चन मिल जाता है अपन को, तो जरूरत नहीं है बाहर के सोर्सेज के डालने की, ठीक है। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं ये सारे बिना शर्त के इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पक्के आएंगे, तो आप उसको करिए। एग्जाम में जब आने वाला है तो उसको करिए, ठीक है। इधर आइए, ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग ये हुआ कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी होगा तो ही ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। ये थोड़ा इजी रिलेशन है। अच्छा, तो नंबर ए रिफ्लेक्सिव, स्टार्ट कर दो। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सीखो क्या करना पड़ता है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करके और कहां एंड करना है, ट्रू वर्ड पर एंड करना। इस तरह अगर जो मैं बोल रहा हूं वो याद कर लिया, आपको आसानी रहेगी। यहां से स्टार्ट करके यहां एंड करना। अगर ये ऐसे भी लिख दिया ना तो भी आपको मार्क मिल जाएगा, बीच में वर्क ना भी करो। आपको स्टार्टिंग पता है, आपको फिनिश पता है, बीच में थोड़ा बहुत भी लिख दो तो चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए, और वो चीज क्या होगी, ट्रू होगी। अब आता है बी, सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करें, ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करें और बी ए बिलोंग्स टू आर पर फिनिश कर लें, ठीक है। हाँ, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए इक्वल टू बी, फिर ए इक्वल टू बी का फर्दर मीनिंग है बी इक्वल टू ए, और इसका मतलब हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करके बी ए बिलोंग्स टू आर पर फिनिश कर दें तो रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव इसी में हो जाएगा क्योंकि ये इजी बहुत है रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर से फिनिश स्टार्ट करोगे और ए सी बिलोंग्स टू आर पर फिनिश कर दोगे तो रिलेशन आर आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग है ए इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी इक्वल टू सी, और इन दोनों का मतलब हुआ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बी छोड़ दो रास्ते से, ए इक्वल टू सी लिख दो और इसका मतलब है ए रिलेटेड विद सी
So relation R is transitive, hence this is an equivalence relation. ठीक? R is equivalence relation. अब वो इसका जो पार्ट था रिलेटिव सर्च करने हैं, उसमें लिखा हुआ है, आप सर्च करो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 और सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, दो चीजें मांगती, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इनकी डिमांड, और वो हो गया, इसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। और ये क्या है, एक सेट होता है, सेट कैसा, एक्स, सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 1, एक्स सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 1, एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू 1 कब होगा, यहां जब x इक्वल टू सिर्फ 1 होगा, 2 नहीं। तो x वेयर x इज 1, सीधा सीधा बोलो 1। इसमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो है वो 1 ही आई, कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा बिग रिजल्ट पैदा नहीं हुआ। अब कहता है सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 के रिलेटिव सर्च करवा रहा, तो 2 के रिलेटिव भी सर्च कर देता हूं। ठीक, let us search set of elements related to 2. Set of elements related to 2, that is equal to equivalence class of 2, x such that x is related to 2। ठीक है, ये आ गया x सच दैट x इज रिलेटेड टू 2 का मतलब है x इक्वल टू 2, x वेयर x इज 2 का मतलब क्या है, का मतलब है ये चीज, बस x वेयर x इज 2, तो डबल ना राइटिंग करके सिंगल राइटिंग कर दो, x की वैल्यू 2 है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्चुअली इसमें क्या था, 2 क्वेश्चन थे और उसमें भी 2 रिलेटिव, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, तो 4 in 1 की वजह से इसमें टाइम भी लगा, विद बैकग्राउंड कराया। अब डाउट है पूछो। सो वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन थोड़ा अगर स्टेटमेंट चेंज होकर भी है तो करके आना, यही सब है, यही है, खास अलग नहीं होता। बाकी मेरे नोट्स एक तरफ से स्टडी करोगे, आपको लॉस नहीं होगा, आपको फायदा ही फायदा होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है, नीचे 10 के बाद 12 कर रहा हूं, तो 11 किधर गया, इट इज होमवर्क फॉर यू, आपके नोट्स में है वो 11 नंबर, 11 नंबर होगा क्वेश्चन, 10 के बाद 12 है, वहां 11 की जगह ब्लैंक, हाँ बाई चांस कभी हो जाता है। ठीक, तो 12 नंबर देखिए, तो होमवर्क नहीं करना है, ठीक है, ओके। शो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट एंड क्रॉस एंड डिफाइंड बाय ABRCD इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, और दिल्ली रीजन में ये 2015 में आया भी था, और आपके लिए भी कभी न कभी आ सकता है, आएगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा टफर है, हार्डर है हल्का सा। अच्छा, तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 12 को आपको सिखाता हूं। इन्होंने क्या बोला, रिलेशन आर ऑन द सेट एन, नहीं बोला ऑन द सेट एन क्रॉस एन। आपको याद है जब ये बोलते हैं ना आर इज ऑन ए बोलते हैं, तो इसका मीनिंग जानते हो, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, समझे। इसमें पता है क्या बोला हुआ है
R is on N क्रॉस N, तो इसका मीनिंग बताओगे? R इज सबसेट ऑफ व्हाट? यस, N की पावर 4 हो गया कुल मिलाकर। जब R इज ऑन A बोलते हैं तो R सबसेट ऑफ A स्क्वायर होता है। A स्क्वायर लिखते नहीं है, A क्रॉस A लिखना आप। तो R सबसेट ऑफ R इज ऑन N स्क्वायर बोल रहा है, तो R विल बी सबसेट ऑफ N टू द पावर 4, जिसे लिखोगे इस तरह, N क्रॉस N क्रॉस N क्रॉस N। ये वाली चीज यूज नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपकी नॉलेज बढ़ाई इससे, बस यूज होगी नहीं। आप एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिखता भी नहीं है इसको। मैंने आपको बताया इसका मीनिंग क्या है। ओके, अब आगे चलो। डिफाइंड बाई, ये डेफिनेशन पर जाना है। मेन आपकी डेफिनेशन है, क्या लिखा है? ए बी रिलेटेड विद सी डी। ए बी रिलेटेड विद सी डी, इसको आर लगाना जरूरी था, नहीं तो ए बी कोमा सी डी बिलोंग्स टू आर ऐसा कुछ लिखना पड़ता है इसको, इसलिए ये आर में लिखा हुआ। जैसे हम बाद में जिसे बोलते थे ना एक्स रिलेटेड विद बाई, तो इसने एक्स रिलेटेड विद बाई पहले से लिख के दिया हुआ है, क्योंकि पता है इसका नोटेशन हार्ड है इस क्वेश्चन में। इफ एंड ओनली इफ, इसके आगे ये लिखा ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ये जो इसने डेफिनेशन लिखी है बहुत हार्ड है। ए बी सी डी लेफ्ट में भी मिक्स, राइट से साइड में भी मिक्स, तो यूज करने में क्या होगा? डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने का एक तरीका है, क्वेश्चन अपना नोटिस कर लो, याद कर लो कि ये वाला क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि इसको यूज करना काफी टिपिकल है। कई यूज करने लगते हैं, टीचर्स भी और ऑथर्स भी, स्टूडेंट भी, डायरेक्ट यूज करने में डिफिकल्ट। तो क्या करें? ऐसे करो, बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी सी एक तरफ कर लो, ए डी एक तरफ कर लो, कुछ तो आराम पड़ेगा यूज करते टाइम। डेफिनेशन यूज करनी है रिफ्लेक्सिव प्रूव करते टाइम, ठीक है। हाँ, डिवाइडेड बाय ए डी। अब आगे चलो और अच्छा करो इसको, बी अपॉन बी सी, बी अपॉन बी सी 1/c हो गए, सी अपॉन बी सी, ए अपॉन ए डी, फिर डी अपॉन ए डी। अब आगे फिर से चलो, 1/c प्लस 1/b, 1/d प्लस 1/a। और अच्छा करो, सी इनवर्स प्लस बी इनवर्स, जिसको आप बी सी लिखो अच्छा लगेगा, बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स प्लस डी इनवर्स। अब रिफाइन हुआ ये, ए बी एक तरफ, बी सी दूसरी तरफ इनवर्स के साथ। पहले तो इस डेफिनेशन को ठीक करना, उन्होंने डेफिनेशन को इतना टफ कर दिया कि उसे पता ही नहीं लग रहा कि हम आगे सॉल्यूशन कैसे आगे चलाएं। इसमें ये जो ए बी लिखा है ना, ये 1 एलिमेंट है, 2 नहीं है। ये ए बी 1 एलिमेंट है, सी डी अनदर एलिमेंट है, ये एक्स है, ये वाई है। ए बी 1 एलिमेंट, ए बी विल बी ट्रीटेड एज 1 एलिमेंट, 2 नहीं है वो, 2D है, लेकिन एलिमेंट तो एक ही है। ये ए बी जो है इसका फ्रेंड कौन है? सी डी। ए बी एक एलिमेंट है, सी डी दूसरा एलिमेंट। फॉलो किया सबने? अच्छा ठीक, अब आपको हम आगे ले चलते हैं। तो हमने ए बी आर सी डी का मीनिंग निकाल लिया, इफ एंड ओनली इफ। वो ए बी ना मेरे ख्याल से लेफ्ट में लिखेंगे तो और भी आराम पड़ेगा, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स। अब इस डेफिनेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, ए बी रिलेटेड विद सी डी कब बोला जाएगा, क्योंकि यूज करना है। देखो, ए बी रिलेटेड विद सी डी कब बोला जाएगा? जब, इधर देखो, इधर जब ए और डी का इनवर्स ऐड हो और बीच वालों का इनवर्स उधर ऐड हो। समझ में आया? इसको ऑब्जर्व करो, ए बी रिलेटेड विद सी डी
का मीनिंग है ए डी टुगेदर इन लेफ्ट, बी सी टुगेदर इन राइट, एक्सट्रीम्स टुगेदर इन लेफ्ट, मिडिल्स टुगेदर इन राइट। कैसे भी इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब आप रिफ्लेक्सिव प्रूव करना स्टार्ट करो। रिफ्लेक्सिव की स्टार्टिंग कोई बता सकता है? कहां से स्टार्ट करूं? फिनिश तो मैं बताता हूं, ट्रू पर एंड करना। ए कॉमा बी, हाँ ए कॉमा बी। ध्यान दो, रिफ्लेक्स मैंने बताया ये एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, दो नहीं है। ये एक्स है, ये आप है, और इधर वाला आपका फ्रेंड है। सीडी दो नहीं है वो। पहले भी ये हमारी बात को ध्यान से सुना करो, बिगिनिंग से बोलता आ रहा। तो ये है एक्स, वो है वाई, एक्स रिलेटेड विद वाई है ये। तो आपको स्टार्ट करना है ए बी रिलेटेड विद ए बी से स्टार्ट करना है, तभी सेल्फ रिलेटेड, ए बी रिलेटेड टू इट सेल्फ। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं करना है इसमें, ए बी रिलेटेड विद ए बी लाना है और ट्रू वर्ड पर इसे एंड करना। समझ में आया? अब क्या हुआ, क्योंकि डेफिनेशन इस तरह की है, क्वेश्चन इस तरह का है। अब देखिए इधर, फर्स्ट प्लस फोर्थ शुड बी इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड, वो याद कर पाया था? तो करो, फर्स्ट प्लस फोर्थ इनवर्सेज के साथ, सेकंड प्लस थर्ड इनवर्सेज के साथ। ट्रू है कि फॉल्स है? ये जो मैंने लिखा ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता ही है, नेचुरल नंबर्स है ये, एन क्रॉस एन लिखा ना, एन फॉर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ये। तो ए इनवर्स बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल होंगे। क्या चीज रिपीट करते हैं? ये डेफिनेशन को याद करो, फिर पेन रोक के इधर, फिर दूसरा रिपीट करवाएगा मुझे पता है क्यों, क्योंकि आप पेन रोको, पेन रोक के इधर देखो, इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रखो। फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड विद इनवर्स। समझे? अब मैं एक सेकंड मैं एग्जांपल बताता हूं यहां। जैसे अगर आपने ये बोला ना 1 2 रिलेटेड विद 3 4, हालांकि ये गलत है, लेकिन अगर ये बोला तो इसका मीनिंग बताता हूं, इसका मीनिंग बताता हूं। है क्या भाई मीनिंग बताना पड़ेगा मुझे बोलना पड़ेगा फर्स्ट इनवर्स प्लस फोर्थ इनवर्स इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स प्लस थर्ड इनवर्स, और वो फॉल्स है तो बोलेंगे 1 2 नॉट रिलेटेड विद 3 4। मैंने तो एग्जाम्पल बताया कि मीनिंग बताया, ये मीनिंग है, बाकी ये कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि एग्जाम्पल को वो चीज सही नहीं है, गलत बताया। ओके, ए बी रिलेटेड विद ए बी का मतलब है फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करो और सेकंड और थर्ड को ऐड करो, सिंपल। इनवर्स साथ में लगाओ क्योंकि इनवर्स में वो डेफिनेशन है, पता लगा? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए सिमेट्रिक बताता हूं। रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी आर सी। सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी जब मैं बोलता हूं समय ध्यान से सुनना। अच्छा, ए बी रिलेटेड विद सी डी से स्टार्ट करो। अब मुझे बताओ एंडिंग कहां पर होगी? हाँ, पहले तो स्टार्टिंग समझो कहां से होगी। ए बी रिलेटेड विद सी डी, क्योंकि ए बी इज वन एलिमेंट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि रिलेशन आपको बताया था बिगनिंग में, आर इज ऑन एन क्रॉस एन। आर इज ऑन एन नहीं था, ये एन क्रॉस एन था, कॉम्प्लिकेशन था बिगिनिंग इटसेल्फ में, एन की पावर 4 था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ए बी रिलेटेड विद सी डी से स्टार्ट करके और सी डी रिलेटेड विद ए बी पर आपको एंडिंग करनी है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करा लो। इधर देखो, इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग बताओ।
फर्स्ट प्लस फोर्थ, हाँ फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। अच्छा ये टारगेट ये है और आया वो है ना। अच्छा टारगेट की एनालिसिस इधर करा दो तो ज्यादा अच्छा होगा। जो टारगेट है उसका मतलब क्या है? टारगेट का मतलब ऊपर लिखूंगा मैं, यस सी इनवर्स प्लस बी इनवर्स, सी इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स। और ये जो लिखा ऊपर वाला, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है इन द लाइट ऑफ प्रीवियस वन? ट्रू है तो मैच तो कर गया। थोड़ा ऊपर से लिख दिया, थोड़ा नीचे लिख दिया, बराबर हो गया। नहीं समझे? ये लिखा है वही ये है, सेम थिंग है, मैच कर गया। नहीं तो सर्च करना पड़ता, थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ता ना ये लाने के लिए। तो आप थोड़ा नीचे से ऊपर वाला लिख दो, उधर वाले को देखो आ गया कि नहीं, वो कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपको ट्रांजिटिविटी बताता हूं। ट्रांजिटिव के लिए हमें ए बी रिलेटेड विद सी डी एंड सी डी रिलेटेड विद ई एफ से स्टार्ट करना है। ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ से स्टार्ट करके टारगेट बताओगे। टारगेट क्या है? नहीं बेटे, लास्ट टारगेट एकदम लास्ट में ए बी रिलेटेड विद ई आर, ये लाना है आपको। देखो एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड मस्ट इंप्लाई एक्स इज रिलेटेड टू जेड। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कराता हूं। ए बी रिलेटेड विद सी डी का मीनिंग बताओ इसका। इसका मीनिंग ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स एंड सी डी रिलेटेड विद ई एफ का मीनिंग, इसका मीनिंग फर्स्ट प्लस लास्ट सी इनवर्स प्लस एफ इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स प्लस ई इनवर्स। समझ में आ रहा सब? दिस हैपेंस इफ एंड ओनली इफ। अच्छा आंसर ये लास्ट में आंसर देखो अपना, ये देखो ये लाना टारगेट। पहले टारगेट को थोड़ा एक्सप्लेन करा लो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में ऐसा किया करो। टारगेट थोड़ा, टारगेट के अगला वाला स्टेप लिख लो। तो बिफोर वाला स्टेप बताओगे, ए इनवर्स प्लस एफ इनवर्स, बी इनवर्स प्लस ई इनवर्स, ये लाना है और वो आया हुआ है। तो क्या उसमें से क्या चीज हटानी है आपको? ए बी सी डी ई, सी डी हटाने। इन दोनों को ना ऐड कर दो, हट जाएंगे। कभी ऐड करके हट जाते हैं, किसी क्वेश्चन में माइनस करके, किसी क्वेश्चन में डिवाइड करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो इसमें एडिशन वाला क्वेश्चन है तो ऐड करके हट जाएंगे। अगर यहाँ इंटू वाला क्वेश्चन होता ना, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, तो डिवीजन कभी कभी लगाना होता है या मल्टीप्लाई लगाना होता है। वो देख लेना आपकी किस तरह हटे। इसमें ऐड करके हट जाता है। तो और आप मान लो भूल जाओ, कोई याद नहीं आ रहा तो आई डबल आर मत लिखना, ऐसे लिख के आना, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आई डबल आर रबर से हटा देना किसी तरह समाओ। ये लिखा हुआ डाउट पैदा कर देगा कि कुछ स्टूडेंट कुछ लिखना चाहता था और भूल गया। ठीक है, और इसके बिना सही है। ओके, ऐड करो ए इनवर्स प्लस डी इनवर्स प्लस सी इनवर्स प्लस एफ इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स प्लस डी इनवर्स प्लस ई इनवर्स। हाँ बिल्कुल करेक्ट क्या होगा। डी सी जो नहीं चाहिए वो कैंसल हो गए और जो रह गया वो यही है, मैच कर गया अपने आप, तो आपका आंसर हो गया। थोड़ा अगर ठीक से मेहनत करो ना तो एक मीडियम स्टूडेंट भी अच्छे नंबर ले आता है। इस तरह की क्लेवरली अगर काम करें ना, क्लेवरनेस से थोड़ा डाउन से अप, थोड़ा अप से डाउन लिख के मैच करा दो सब।
दूसरी चीज आपकी एग्जाम सब्जेक्टिव होगी मोस्टली, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, मतलब सब्जेक्टिव भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे तो वो वहां स्टेप देने पड़ेंगे आपको। वैसे ऑब्जेक्ट ABCD राइटिंग करने वाले नहीं आएंगे, और आपको स्टेप्स देने पड़ेंगे, सारे स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 1 का A, 2 का B ऐसा नहीं आएगा, तो मेरा अंदाजा जाता है। अभी सैंपल पेपर तो आया नहीं, मेरा एस्टिमेट ये है कि 1 का A, 2 का B, 3 का C, मल्टीपल चॉइस MCQ नहीं आएगा। वही MCQ फुल स्टेप्स के साथ आएगा। यू हैव टू गिव ऑल द स्टेप्स देयर। बिना स्टेप्स के मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, और क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन करके ही आना है। तो जो नहीं जानते उसके लिए क्या करोगे, क्वेश्चन बिल्कुल आता नहीं है तो आप क्वेश्चन कॉपी करके आ जाना। क्वेश्चन नंबर कॉपी तो कर लोगे ना क्वेश्चन पेपर से, तो क्वेश्चन कॉपी कर देना, हाफ मार्क मिल जाएगा, समझ गए। पर क्वेश्चन करके ही आना है। यू शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन सीरियल, और सारे सब्जेक्ट में बोल रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं मिलते ऐसा करने से, सब्जेक्टिव में हाफ मार्क मिलता है। कुछ भी नहीं पता है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ भी पता नहीं तुमको, स्टेटमेंट तो लिख दो वहां। स्टेटमेंट पे हाफ मार्क वो लोग दे देते हैं, टीचर है ना एग्जामिनर। हाफ मार्क देने से क्या फायदा होता है, स्टूडेंट को फायदा हो गया, और वो भी टीचर भी कल को कोई जवाब देना पड़े तो बोलेगा मैंने इसने कुछ थोड़ा काम किया तो मैंने हाफ मार्क दे दिया। ब्लैंक कॉपी पे वो मार्क नहीं दे सकते। ब्लैंक कॉपी पे अगर वो मार्क्स देंगे तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, तो इनकी सर्विस चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में, है ना। तो इसलिए जो उसमें लिखा होगा तो हाफ मार्क दे देंगे तो उसका सर्विस नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हैज रिटन समथिंग, आई हैव गिवन हाफ मार्क। ब्लैंक कॉपी पे हाफ मार्क रख देगा तो क्या होगा, समझिए बात को। इसलिए जरूरी है कि यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो उसमें बेशक स्टेटमेंट कुछ नहीं आता, स्टेटमेंट लिखिए, कोई फार्मूला लिख दो तो हाफ मार्क पक्का मिल जाता है। ओके, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये तो फिनिश हो गया ये वाला। लेकिन इसमें एक अगला क्वेश्चन है, ये तो फिनिश हो गया, टोटली फिनिश हो गया, कोई वो नहीं मांगा, इक्विवेलेंस क्लास इसमें मांगा नहीं है। ये है अगला क्वेश्चन, सिमिलर सा, फिर भी देखो CBC 2008 में 10 में और NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, ये क्या कहता है। इन एंड क्रॉस एन, फिर से बोला इसने, रिलेशन इज इन एंड क्रॉस एन, मतलब R इज सबसेट ऑफ n to the power 4, 13 नंबर। सो दैट रिलेशन डिफाइंड बाय दिस, इन्होंने एक रिलेशन डिफाइन किया। क्या रिलेशन डिफाइन किया, AB R CD if and only if A plus B equal to B plus C is an equivalence relation। आपको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रूव करिए। ये सीधा सीधे को अच्छा लिखा हुआ है। लास्ट टाइम पता है क्या था, A इनवर्स प्लस D इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स प्लस C इनवर्स, यही क्वेश्चन था वो, विद -1 पावर। सेम क्वेश्चन, ये इजी है, उससे रिपीट करो। उसमें भी A इनवर्स प्लस D इनवर्स कितनी मेहनत के बाद आया था वो, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, इनवर्स भी नहीं है और डायरेक्ट भी लिखा हुआ है। तो और इसी की थिंकिंग में हमने उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। अब तो इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ कहां से स्टार्ट होगा, AB रिलेटेड विद AB से स्टार्ट करो और ट्रू वर्ड पर एंड कर दो, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, कैसा हो गया, ट्रू हो गया। AB और BA इक्वल होते ही है, ट्रू बाय कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड, और यह नेचुरल नंबर्स हैं, वो लिखा था बिगिनिंग में,
n क्रॉस n। a क्या है? नेचुरल नंबर। b क्या है? नेचुरल नंबर। सिमेट्रिक, फॉर प्रूविंग सिमेट्रिक start with AB related with CD and at CD related with AB। AB related with CD से स्टार्ट कर दो और CD related with AB पर फिनिश कर दो। ठीक है। अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है। अच्छा, टारगेट का मीनिंग बताओ, टारगेट का मीनिंग बताओ, यहां पे लिखाओ इस टारगेट का। C प्लस बी इक्वल टू D प्लस ए। अच्छा, जो टारगेट है उसका मीनिंग ये है और आपके पास ये आ गया, तो देखो तो सेम तो है, तो मैच कर गया। आप क्या, कुछ भी नहीं करना, सिमेट्री हो गई। थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। AB related with CD and CD related with EF से स्टार्ट करके एंडिंग कहां पर होनी है? AB related with EF पर एंडिंग होनी है। काटना, सो स्टार्ट करो। A प्लस D equal to B plus C, sum of extremes is equal to sum of middle terms। मिडल्स यहां पर एक्सट्रीम्स करो, C प्लस F इक्वल टू D प्लस C। और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं कि ऐड कर दूं? ऐड कर दो। एडिशन से बाई चांस बात ना बने तो माइनस करके फिर श्योर हो जाएगा ये वाला। और इनटू वाला अगर क्वेश्चन है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई से बात ना बने तो डिवीजन से पक्का हो जाएगा। तो ऐड कर दो, A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कैंसल हो गए होंगे, अनडिजायर्ड टर्म्स कट गए। और जो टारगेट है उसका मीनिंग इसके ऊपर लिख दो। इस टारगेट का मीनिंग वही है, A प्लस एफ लिखा ही है, वो स्टेप की जरूरत नहीं है। A प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी, वो टारगेट ऊपर आया हुआ है, तो दोबारा लिखने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। अब डाउट पूछोगे तो बता दूंगा, और डाउट ना हो तो प्रैक्टिस सेवरल टाइम्स सो दैट यू कैन राइट इन एग्जाम। एग्जाम में श्योर, मतलब एग्जाम में तो क्वेश्चन ही बाहर के आएंगे नहीं, सिमिलर से आएंगे। ठीक है, या तो बिल्कुल सेम होंगे, वैल्यू भी सेम होगी, या फिर थोड़ा सिमिलर होगा, अलग नहीं। अब इसी क्वेश्चन को ना इन्होंने क्वेश्चन 14 सैंपल पेपर 2018 में ये पब्लिश किया था। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसके अंदर। क्वेश्चन 14 को रीड किया जाए। पहले तो सेट ए दिया 1 to 9, उसमें पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया था पहले वाले में, इसमें 1 to 9 दिया हुआ है। R इज रिलेशन इन A क्रॉस A, जिसका मतलब है R इज सबसेट ऑफ A टू द पावर 4। R इज रिलेशन इन A क्रॉस A का मतलब R इज सबसेट ऑफ A टू द पावर 4। डिफाइंड बाई, ये डेफिनेशन मेन है। क्या है डेफिनेशन क्वेश्चन 14 में? AB related with CD if and only if A plus B equal to B plus C। अकेला if लिखा है तो भी कोई बात नहीं, और I डबल F लिखा है तो ठीक है, तो भी कोई बात नहीं। सेम है, आप I डबल F लिखो या I F लिखो, ठीक है, यहाँ पर सेम है। वैसे तो इनके फर्क होता है, I डबल F और इसमें फर्क होता है, पर यहाँ इसके इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई फर्क नहीं। ओके, A plus D equal to B plus C for AB CD in A cross A। AB कहां से आया? A cross A से आया। CD कहां से आया? वो भी A cross A से आया, क्योंकि रिलेशन ही A cross A में है, वो कुछ खास नहीं लिखा हुआ। A cross A में क्या बिलोंग करेगा? A भी बिलोंग करेगा। A cross A में क्या बिलोंग करेगा? CD डबल, जो डबल है ये ऑर्डर्ड पेयर, वही A cross A में बिलोंग करेंगे।
डाउट डाउट तो मन में आया तो कुछ भी बता दो। कंसेप्ट का डाउट पक्का बता दूंगा। जो कंसेप्ट बहुत रिगरस कोई चीज है ना, वो फिर एक्सप्लेन करूंगा क्या है। ठीक है, जब तक आप समझ लेते हो तब तक अच्छा है। ठीक है, जैसे ए की पावर 4 में क्या बिलोंग करेगा? ए क्रॉस ए में ए भी बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए में सी डी भी बिलोंग कर रहा है। तो ए की पावर 4 जिसकी आप बात कर रहे थे, ए क्रॉस ए क्रॉस ए का एलिमेंट कैसा होगा? क्या बिलोंग करेगा इसमें? इसका एलिमेंट किस पैटर्न का होगा? हाँ, सारे हो जाएंगे। और लिखने का तरीका यह है, ए बी एक पेयर, कॉमा सी डी अनदर पेयर, फिर से एक ब्रैकेट लगाओ, ये बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट किसका है? ए क्रॉस ए का। वो वाला एलिमेंट किसका? ए क्रॉस ए का। तो ये है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस बी। ये है एक्स, ये है वाई बिलोंग्स। एक्स वाई कहां बिलोंग करेगा? एस क्रॉस एस में बिलोंग करेगा। ए क्रॉस एस की जगह पर है। ये तो वैसे नॉलेज के लिए, इसका जरूरत बिल्कुल भी नहीं, कहीं लिखा भी नहीं आपकी बुक्स में, मैं तो बता रहा हूं ऐसे। ठीक है, बाद में डाउट आए कि पावर 4 ये क्या था, वही होता, उसका जरूरत नहीं आपको, क्योंकि आर से कम चला रहे हैं। ए बी आर सी डी, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसी को आप अभी प्रूव करके हटे हो। वहां सेट एन था, यहां सेट जरूर रिस्ट्रिक्टेड सेट ए है, लेकिन प्रूफ में कोई भी फर्क नहीं, यहां तक कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया? तो या इसमें क्या करना, क्वेश्चन 13 का जो सॉल्यूशन है ना, रिपीट करना। फिर मैंने दोबारा क्यों रीड किया, वो इसके लिए, यहां रीड करो। ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास 2-5। इक्विवेलेंस क्लास 2-5 आपको ऑब्टेन करना। ध्यान दो, ये है इक्विवेलेंस क्लास, और उसके अंदर एलिमेंट ना एक्स होता है वैसे। अब इसके इस बार एलिमेंट बहुत बड़ा एलिमेंट लिखा, 2D लिखी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह का। आपको इस 2-5 के क्या सर्च करने हैं? रिलेटिव सर्च करने हैं। इक्विवेलेंस क्लास 2-5 का मतलब है, इसका मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2-5। ये 2-5 है, उसके रिलेटिव सर्च करके देने हैं कि 2-5 से कौन कौन रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या ये, और ये तो समझ में आया ना। जब इसके अंदर आपने 1 लिखा था, 1 इसके अंदर पहले 1 लिखा था, तो उसका मीनिंग क्या था? सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2-5 लिख रखा है, तो इसका मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2-5, है ना। इसके अंदर हॉर्स लिखोगे, हॉर्स यहां पे, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू हॉर्स आएगा। शिप लिख दोगे तो इधर शिप आएगा। तो अब की बार आपको क्या चाहिए? सेट चाहिए। मैंने सेट बना दिया। सेट किसका चाहिए? पेन रखो, कोई रीजन है जो मैं करा रहा हूं, रिपीट नहीं हो रहा, पहले इधर देखो। सेट किसका चाहिए? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कैसा लिया जाए बताओ? एलिमेंट्स का नाम क्या रखोगे? पहले एक्स रखा था मैंने, यस, एक्स कॉमा वाई रखोगे। क्यों? क्योंकि 2-5 के रिलेटिव चाहिए। तो ऑरेंज है तो ऑरेंज का रिलेटिव ऑरेंज ही होगा, पोटैटो का रिलेटिव पोटैटो होगा, तो 2-5 का रिलेटिव 2D होगा, अकेला एक्स नहीं होगा, 1D नहीं होगा यहां कम से कम। अगर उस तरह डिफाइन कर दो तो अलग बात है, आपके केस में 2D है। तो 2-5 का रिलेटिव एक्स नहीं होगा, बल्कि एक्स कॉमा वाई होगा या ए बी होगा। एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, मतलब वाई के एक्स प्लस बी। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, वो पहले मतलब 2-5 का रिलेटिव लिखना है। अब एक्स प्लस 3 आ जाएगा तब आ जाएगा, आएगा बाद में कर सकते हैं। ठीक है, वो अगला स्टेप होगा, अगर होगा तो। मैं तो ठीक चल रहा हूँ, देखो स्टेप बाय चल रहा हूँ, जंप मैंने की नहीं, तो सीधा
चले, स्मूथली ले चल रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, सच दैट, इधर देखो, सच दैट एक्स बाई इज रिलेटेड टू, हाँ बताओ, रिलेटेड टू 2 5। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? एक्स कॉमा वाई, पेन रोक के इसको सीख लो, इसी में अटकोगे नहीं तो बाद में। हाँ, एक्स वाई रिलेटेड टू 2 5 का मीनिंग बताओ। फर्स्ट प्लस फोर्थ, सेकेंड प्लस थर्ड, हुआ? ठीक है, आगे चलो। एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये वाला 2 यहां एडजस्ट करो तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू वाई, ये हमें यही बता रहा था, ये बिगिनिंग में बता रहा था। तो देखो, वहां तक जाने के लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा स्टेप लगाए कि कोई एवरेज स्टूडेंट भी समझ जाए। जब ये स्टूडेंट यहां तक पहुंच सकता तो मैं नहीं लिख सकता था, डायरेक्ट लिख सकता था। आई हैव नॉट रिटन बिकॉज ऑफ यू। कहीं पे हमारे स्टेप्स में जंपिंग नहीं होती, नेचुरल तरीके से। देखो, वहां से यहां तक आया हुआ। आप थोड़ा मेहनत जरूर करिए, इसके बाद भी मेहनत की जरूरत है, इसके बाद भी बहुत तेजी नहीं है, लेकिन जो सिखा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी जंपिंग शामिल नहीं है। ओके, इधर देखो, अब बोल रहे हो आप एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 3 इज वाई, बोल रहे हो एक्स वाई वेयर वाई इज एक्स प्लस 3, यही तो कह रहे हैं। तो वेयर करके क्यों बोल रहे हो? डायरेक्ट बोलो। तो डायरेक्ट स्पीच ये है, एक्स कॉमा वाई, वाई का मतलब एक्स प्लस 3, समझ में? वाई का मतलब एक्स प्लस, सच दैट। सच दैट के बाद क्या, वो जो सच दैट के बाद था वो तो इधर लिख दिया, अब क्या लिखोगे? क्या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं तो ये सेट पूरा नहीं हो पाएगा, तो लिखना है हमारे पास क्या, ये जो एक्स है ना फर्स्ट, दैट शुड कम फ्रॉम द सेट ए। सेट ए आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये A 1 2 3 9, ये इसीलिए दिया हुआ है, इसी पर्पज के लिए सेट ए क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि वो जो एक्स है वो कहां से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, और ये जो वाई है वो भी ए से आना चाहिए, बाहर के एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। तो कॉमा करके एक्स प्लस 3 शुड ऑल्सो कम फ्रॉम ए, रास्ते से हम लोगों ने एफर्ट करके वाई को रिमूव कर डाला, ठीक है। अब वैल्यू सर्च करते हैं उस सेट की, बी आर हियर अप टू नाउ, ये जो 2 5 है वो यहां तक आ पहुंचा बहुत ही तरीके से, x कॉमा एक्स प्लस 3 सच दैट x शुड कम फ्रॉम ए, x प्लस 3 शुड ऑल्सो कम फ्रॉम द सेट ए, और सेट ए 1 to 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं सेट ए यहां नीचे लिख देता हूं तो भी हमें स्पेस कम नहीं पड़ेगा, आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां सेट लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने सेट ए यहां लिख दिया है। अब पेन रोक के इधर देखो, x मस्ट कम फ्रॉम द सेट ए, x की वैल्यू यहां लिखो बेटे, x की वैल्यू यहां लिखो, क्या मिला 1 कॉमा 4 नहीं मिला, 1 प्लस 3 4, एक एलिमेंट आ गया 1 4, 1 लिख दिया मैंने। अब x की नेक्स्ट वैल्यू डालो वहां 2 कॉमा 5, x की नेक्स्ट वैल्यू 3 कॉमा 6, नेक्स्ट वैल्यू 4 कॉमा 7, नेक्स्ट वैल्यू 8, नेक्स्ट वैल्यू 9, नेक्स्ट वैल्यू, हो गया? वेरी गुड, हो गया, आपने जान लिया। क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू डालोगे तो 7 तो ठीक है, लेकिन जो साथ वाला नंबर है वो ए में बिलोंग नहीं करता। हमारी शर्त थी कि एक्स और वाई भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, एक्स प्लस 3 भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए सेट यहाँ पे क्लोज हो गया, ये मैंने काट दिया, रिजेक्ट, ठीक है, बस हो गया, फिनिश कर, इतना उसमें एक्स्ट्रा। डाउट पूछ लो, बता दो। वो उसमें आज कोई आया नहीं था उसमें, तो वैसे तंग कर रहा था बीच में।
वो इंश्योर करता है क्लास में है भी कि नहीं, जैसे ऑनलाइन हम लोग इंश्योर करते हैं ना। एक्स बाई ओके सच दैट, अभी अभी हमने बाई को रास्ते से हटाया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। सच दैट दिस हैपेंस, सब लोग ध्यान दो इधर, सच दैट y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2। ये समझ पा रहे हो सब लोग, क्योंकि हमने y को रास्ते से निकाल देना। और उसने पूछा क्या है, रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन की रेंज पूछी है। रेंज कहते हैं सेट ऑफ बाई कोऑर्डिनेट्स को, y की वैल्यू को रेंज और x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, सारे रिलेशन में भी सारे फंक्शन। तो y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। अब आगे चलो, x ठीक है, y की वैल्यू डाल दो 8 माइनस एक्स बाई 2। सच दैट के बाद बताओ क्या लिखूं, वो y की वैल्यू तो इधर लिख दी, सच दैट x और 8 माइनस एक्स बाई 2 की कोई इंट्रोडक्शन बताओ, इसकी कोई पहचान। यस ये लिखा है रिलेशन ऑन एन, रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन नहीं है, रिलेशन ऑन एन होने की वजह से ये x शुड कम फ्रॉम नेचुरल नंबर, 8 माइनस एक्स बाई 2 शुड ऑल्सो कम फ्रॉम नेचुरल नंबर। अब आप इसमें नेचुरल नंबर ट्रायल करने लग जाओ। अच्छा x की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, 1 यहां पुट करके देखो, पहले फ्रैक्शन तो नहीं आ रही है, आ रही है तो ठीक नहीं है, y भी हमें नेचुरल नंबर चाहिए, x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू 2 डाल दो, 8 माइनस 2 6 बाय 2 3, x की वैल्यू 3 नहीं चलेगी, 4 ठीक है, 8 माइनस 4 बाय 2 आ गया, x की वैल्यू 4 ठीक है, 5 ठीक नहीं है, 6 ठीक नहीं है, ठीक है सर, ठीक है 6 चलो सही आप सही है, 8 माइनस 6 2 बाय 2 1, 6 सही है, 7 नहीं, 8 माइनस 8 बाय 2 0 बाय 0, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा चलो आपकी बात मानता हूं, तो ये हो गया। अच्छा इन्होंने ना रेंज मांगी है, तो हम डोमेन भी वैसे लिख सकते हैं, चलो रेंज मांगी तो रेंज ही लिखेंगे, रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स 3 to 1 या 1 to 3 लिख दो, सेकेंड एलिमेंट्स के सेट को रेंज कहते हैं। फिनिश्ड। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिखता है शो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये 2 आर लिखे हैं, दिस आर फॉर रिलेशन, दिस आर फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इनमें आपस में अगर डिस्टिंक्शन करता तो पहले वाले आर में थोड़ा आई जैसा कुछ ऐड कर देता हूं, फर्क डाल दिया, बन गया। अब तो जो आर डैश बना दो और मैंने आई बना दिया, ये लो डबल कर दिया उसको, ये रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो रिलेशन का नाम क्या है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। जैसे आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो तब तो ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव को डिस्प्रूव करना हो तो उसके लिए जनरली हमें एक कोई एग्जाम्पल सर्च करना होता है, ऐसा एग्जाम्पल जहां पर वो ए रिलेटेड विद ए ना हो, ऐसा प्लेस सर्च करना है जहां ए रिलेटेड विद ए ना हो, एग्जाम्पल देना पड़ता है। मतलब अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो प्रूव तो आप कर चुके हो बहुत सारे, लेकिन डिस्प्रूव करना है तो कहीं से एक ऐसा एग्जाम्पल लाइए जो उस चीज को डिस्प्रूव कर दे कि ये रिफ्लेक्शन नहीं। एक ऐसा एलिमेंट सर्च करिए जो सेल्फ रिलेटेड ना हो,
वो अपने से रिलेटेड ना निकले, अपना फ्रेंड ना निकले, तो ऐसा पर्सन हर एक एवरीवन इज फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ऐसा पर्सन बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा जो अपना फ्रेंड नहीं है। अपना फ्रेंड कौन नहीं है? जो ड्रिंकिंग करता है, ही इज नॉट फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ। जो स्मोकिंग करता है, टोबैको च्यूइंग करता है, टोबैको खाता है, तो वो टोबैको के ऊपर साफ साफ, मैंने एक दिन देखा था पैकेट के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि दिस विल लीड टू पेनफुल डेथ, दिस लीड्स टू पेनफुल डेथ, सीधा लिखा है उसके ऊपर, पैक के ऊपर। कभी देखना, आप एक बार देखना पैक, और खाना कभी नहीं। दिस लीड्स टू, नॉर्मल डेथ नहीं, पेनफुल डेथ उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेवल के ऊपर, फिर भी लोग नहीं मानते, बड़ा रेड कलर में लिखा हुआ है। मैंने पहले तो मैं सोचता था छोटी मोटी वार्निंग होगी, छोटी मोटी वार्निंग नहीं है, उसमें स्ट्रेट वार्निंग है। तो वो जब उसमें क्लियर, वो लोग साइंस वाले, मेडिकल वालों ने उसमें वार्निंग दी है, भाई दिस लीड्स टू पेनफुल डेथ, फिर भी उसको खा रहे, तो दैट मीन्स यू आर नॉट फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ। मतलब ये कि नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको ऐसा स्मोकर का एग्जाम्पल ढूंढ के देना पड़ेगा, और जो कि बहुत मुश्किल है कि इसको वो बोलेगा आई लव माई सेल्फ, देयर इज नो प्रॉब्लम। और उसको पूछोगे यस आई एम फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ, तो आपको इधर उधर ना ढूंढ के उस स्मोकर का पता लगाना पड़ेगा, कौन सा स्मोकिंग करता है, कौन सा टोबैको वाला, ये समझिए। तो ये एक मुश्किल काम है, गेटिंग। तो इसमें भी मैंने तो एक एग्जाम्पल यहां लिख रखा है, ये जो 1/2 है, ए रिलेटेड विद बी। अब आप 1,1 लोगे ना तो वो ट्रू आ जाएगा, आप सोचोगे तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं, आपको उसको स्मोकर का पता लगाना है जो इसको कंट्राडिक्ट कर सके। आपका इधर देखो रिलेशन यहां पर क्या है, ए बी belongs to R if and only if A less than or equal to B square। एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें A belongs to R हो, फिर भी A less than or equal to A square ना हो। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ध्यान दो, A belongs to R if and only if A less than or equal to A square। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ये चीज तो हो रही हो, वो चीज फॉल्स हो, तब कंट्राडिक्शन होगा। काफी सारे एग्जाम्पल है, इससे का आप कोई भी एग्जाम्पल, हाँ काफी सारे, इसमें सही है। 1 छोड़ दो, क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर ट्रू हो जाएगा, तो 1 छोड़ दो, बाकी 1,2 कर दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 बिलोंग्स टू आर, 2 रियल, मतलब रिलेशन में आर डैश, ये कह रहे थे आर डैश में बिलोंग करता है, लेकिन 2 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर वो तो है, तो ये एग्जाम्पल नहीं, बात नहीं बनी, इससे तो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। आपको रिफ्लेक्सिव डिस्प्रूव करना है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल बताओ कोई, ये तो ये नहीं सपोर्ट कर गया उसको, और आपको अगेंस्ट में जाना है। आर यू वेटिंग? ये स्मोकर नहीं निकला, ये तो अच्छा पर्सन निकल गया, स्मोकर बताओ कोई। ओके, मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, 1/2 बिलोंग्स टू आर है, और इस टाइप का कोई भी एलिमेंट ले लो, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4 ले लो, 4, लोगे तो वो ट्रू निकाल, वो उससे लगेगा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ, इधर देखो, ये ए रिप्लेस बाय 1/2 किया, लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर 1/4, 1/2 ना तो 1/4 के इक्वल है, ना लेस है, ग्रेटर है इधर वाला, तो ये क्या, इधर वाला क्या निकल गया, फॉल्स, और फॉल्स पर एंड हो जाए तो नॉट रिफ्लेक्शन। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना वो आसान है, नॉट रिफ्लेक्सिव जस्टिफाई करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स का ट्राई करना पड़ेगा, कि इसको देखता हूं, कि इसको देखता हूं, इसको थोड़ा थिंकिंग करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव प्रूव नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है, ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर तो होना चाहिए, पर ये ट्रू तो नहीं है ना, तो ये क्या है, डाउटफुल है।
डाउटफुल है। अच्छा, ट्रू नहीं है, ट्रू वर्ड पे एंडिंग चाहिए, तो ट्रू वर्ड पे एंड नहीं हो पाया, वो ट्रू वर्ड पर एंड होगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ट्रू पर एंड होगा। लेकिन जब 1/2 करोगे तो भी फॉल्स हो जाएगा। वो उसको काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं, जो आपने अभी निकाला ना, दिस इज कॉल्ड काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल्स आर यूज्ड टू डिस्प्रूव द स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करना है तो आप काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोला कि ये क्लासरूम आज मैंने खुद क्लीन की है, ये क्लीन है। अब आपने चारों तरफ देखा, आपने काउंटर एग्जाम्पल सर्च कर लिया, सर यहाँ पे स्पॉट है, ये क्लीन नहीं है, तो मेरा स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो गया। पर वो स्पॉट आपको ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च ऑल ओवर द क्लास, क्योंकि मैंने क्लीन किया है तो आपको वो स्पॉट ढूंढने में मुश्किल होगी। आर यू गेटिंग? तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देना होता है डिस्प्रूव करने के लिए, और डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल दे दो तो स्टेटमेंट डिस्प्रूव हो जाता है। ठीक है, ओके। अब कहता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्री का एक एग्जाम्पल निकालता हूं। कोई ए बी बिलोंग्स टू आर डैश, ए बी बिलोंग्स टू आर डैश इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, सिमेट्री के लिए मतलब आपको ना ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करना, लेकिन बी ए बिलोंग्स टू आर जो है ना वो गलत आना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए राइट। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल, एक रीजनेबल एग्जाम्पल जैसे 1 2 मुझे लगता है ये भी चल जाएगा। इसके मतलब असिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपके पास सेवरल एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर डैश इफ एंड ओनली इफ, बताओ 1 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, ट्रू है ना? इसका मतलब 1 2 आर डैश में सही में बिलोंग करता है। अब देखते हैं 2 1 बिलोंग्स टू आर डैश है क्या? 2 1 बिलोंग्स टू आर डैश, बट तो यहां कि 1 2 तो आर डैश में बिलोंग करता है, लेकिन 2 1 कब बिलोंग करेगा? जो 2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि 1 2 बिलोंग करता है और 2 1 बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गया? सिमेट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, 2 3 4 5, कोई भी एग्जाम्पल। 2 3 बिलोंग करेगा, 2 3 बिलोंग करेगा, 3 2 बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा इजी है, इजी टू कंस्ट्रक्ट। सिमेट्री का मीडियम था, रिफ्लेक्सिव का मीडियम था 1/2, 1/2, 1/3, 1/3 पे जिसकी नजर जाएगी, हाफ वगैरह पे नजर जाएगी, वो कर पाएगा। और ट्रांजिटिविटी भी बहुत इजी नहीं है। आपको ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल आता ट्रायल से ही है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए मैंने जो यहाँ एक बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन किया, 2 -3 लिया और दूसरा लिया -3, 1 बिलोंग्स टू आर। अब इसे देखो, ये चीज, ऐसे एग्जाम्पल आप ही सोचो और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या लिया, क्या ये देखो, ए रिलेटेड विद बी लिया हुआ है, यहां देखो बी रिलेटेड विद सी। ठीक है, आपको क्या जस्टिफाई करना है कि ए रिलेटेड विद सी इज फॉल्स, फॉल्स जस्टिफाई करना। मतलब 2 1 बिलोंग्स टू आर डैश नहीं आना चाहिए, 2 1 बिलोंग्स टू आर डैश फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करो और ये वाली एंडिंग गलत हो जाए तो काउंटर एग्जाम्पल आपका ठीक है। आपने देखा 2 -3 से रिलेटेड है, -3 1 से रिलेटेड है, तो 2 1 से रिलेटेड आना चाहिए, जो किया गया। हाँ बोलो। तो अब इसको लिखने लग जाओ, इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखो, इसको -3 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। पहली बात तो ये बताओ, ये दोनों ट्रू है कि नहीं? ये जो सेकंड यहाँ पे ट्रू है कि नहीं? दोनों
ट्रू है, अब तक ट्रू चल रहा है। इसका मतलब आपने जो ओरिजिनली लिखा हुआ वो राइट है, ओरिजिनली ये लिखा हुआ ये राइट है। अब 2 लेस देन 9 सही है और -3 < 1 सही है। अब 2 1 बिलोंग्स टू आर डैश, इसका मीनिंग बताओ बेटे, इसका मीनिंग बताओ, इसके ऊपर लिखना है मुझे। इसका मीनिंग है 2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। फॉल्स होने की वजह से 2 1 बिलोंग्स टू आर भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो यहां पर 2 -3 से रिलेटेड है, -3 1 से रिलेटेड है, लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं। और इस एग्जाम्पल को जब मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया ना, उसके बाद तुमको ये इजी दिखता है। इस एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करने में रिसर्च लगती है, ट्रायल लगते हैं, एकदम से जल्दी आता नहीं। मतलब ये कि नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक प्रूव करने, ठीक है। तो बाई चांस अल्टरनेटिव आते हैं कभी कभी एग्जाम में भी, ए करो, ऊपर वाला कर दो, नीचे वाला क्वेश्चन कर दो, इंटरनल ऑप्शंस होते हैं। तो इंटरनल ऑप्शन अगर अवेलेबल हो इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की, तो वो एक्सरसाइज करना, क्योंकि एग्जाम पे सर्च करने में पक्का टाइम लगता है, ट्रायल करना पड़ता है कि अब ये ट्रायल करूं। एक आपके सामने एक ट्रायल किया था मैंने रिफ्लेक्सिव का, ठीक है, क्योंकि इनका भी आइडिया था कि हाँ कोई भी हो जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। 1 1 या कुछ 1 1 छोड़ के 2 2 ट्राई किया, उससे क्या मालूम पड़ा कि तो रिफ्लेक्सिव है, और जबकि वो रिफ्लेक्सिव है नहीं, समवेयर देयर इज प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस सर्च करना पड़ता है ना, वो थोड़ा पिकुलियर काम है। ओके, तो अभी इसमें बचता क्या है? इसका ना एक क्वेश्चन बचता है, मैं कर दूं, मतलब इक्विवेलेंस खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद फंक्शन चल पड़ेंगे, रिलेशंस हो गई, फिर फंक्शन चल पड़ेंगे, फिर वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, काम बहुत है। पर ये वाला वर्क फिनिश हो जाएगा, यहीं पर है। इसके बाद ये आ गया, फिर फंक्शन सिखाना है आपको, ठीक है। तो ये है, कुछ हार्ड सा नहीं दिखता, इजी है। 2 मार्क क्वेश्चन है, 2020 में आया था। चेक इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट डिफाइंड बाय दिस इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। चेक करके देना कि ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या, ठीक है। तो चलो चेकिंग स्टार्ट करते हैं। इस चेक का मतलब है इसमें भी प्रूव नहीं करना, चेकिंग करनी है। एक्स वाई सच दैट, इसमें आगे लिखा है y इज डिविजिबल बाई एक्स, y इज डिविजिबल बाई एक्स। डिविजिबल बाई एक्स थोड़ा हार्ड सेंटेंस, आप थोड़ा को इजी कर दो। कैसे? x डिवाइड्स y, बात वही है। x मतलब फर्स्ट डिवाइड्स सेकंड। अब इन्होंने सिमेट्रिक चेक करा दिया, तो फर्स्ट डिवाइड सेकंड, बात सुनो हमारी। फर्स्ट डिवाइड सेकंड implies second also divides first, right की wrong? 2 divides 4 means 4 divides 2, right या wrong? 2 4 को डिवाइड करता है क्या? 4 भी 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता, तो फॉल्स हो गया ना फिर। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। यही एग्जांपल दे दो, इसमें 2 4 दोनों इन्वॉल्व है आपके सेट में। तो देखिए 2 4 बिलोंग्स टू आर मैंने लिख दिया, ये बात है सही कि 2 4 आर में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड्स 4, बात समझे? तो 2 4 बिलोंग करता है, लेकिन 4 2 बिलोंग नहीं करता। एक काम मैं और कर सकता हूं, एक सेकंड रुकना, इससे भी अच्छा वर्क है कि आप ये सारे एलिमेंट ना इसमें लिख ही डालो, बहुत इजी है सर्च करना। इधर देखो, क्या 1 रिमेनिंग को डिवाइड करता है? 1 सबको डिवाइड करता है। तो ये एक्स वाई में ना 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आपका रिलेशन आर ही में पूरा लिख देता हूं यहां पे, फिर आराम से सर्च करने में आ जाए। 1 सभी को डिवाइड करता है,
तो ये वन खुद को सेल्फ को भी डिवाइड करता है, वन वन भी आएगा, वन वन तो आएगा, क्योंकि वन डिवाइड्स वन ऑल्सो, तो वन डिवाइड्स एवरी मेंबर। तो मैंने सारे एक्स वाई आपके अब तक ला दिए। अब बताओ 2 डिवाइड्स विच मेंबर्स? 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, हाँ 2 डिवाइड्स 2 भी आएगा, क्यों नहीं, 2 का भी काम हो गया। अब बताओ 3 किसको डिवाइड करता है? 3 6। अच्छा 4 किसको डिवाइड करता है? 4 और किसी को नहीं करता। 5 किसको डिवाइड करता है? 5 6। ये आपका सेट आर कंप्लीट लिख गया, ठीक है। इस सेट आर की लाइट में मुझे ये बताओ, ये रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव उन्होंने नहीं पूछा, पर कल को पूछ देगा। रिफ्लेक्सिव है क्या रिलेशन आर? बताओ। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं करते हैं, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड है। सेट ए के ऑल एलिमेंट्स कैसे हैं? सेल्फ रिलेटेड है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एक भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं। तो इसीलिए उसने रिफ्लेक्सिव चेक ही नहीं करा है, वो क्लेवर है, उसको पता है स्टूडेंट इसको थोड़ा आराम से लिख देगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्री देखो तो आर इज रिफ्लेक्सिव, मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का रीजन मैंने ओरली बता दिया, आप क्या अपना लिख लो। अब सिमेट्री चेक करो इसमें, जैसे 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 है क्या? यहाँ नहीं है, तो बस सिमेट्री वायलेट हो गई, एक ही एलिमेंट की वजह से। दूसरों को अब नहीं देखना, एक एलिमेंट किसी तरह मिल जाए तो बोलोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। अब आप एक ट्रांजिटिव वाला और एग्जाम्पल सर्च करा दो कि नॉट ट्रांजिटिव निकल जाए। मेरे ख्याल से नॉट ट्रांजिटिव आएगा, जहां तक मेरा ख्याल है। फिर हाँ, ऐसे 2 एलिमेंट बताओ, ए बी और बी सी रिलेटेड हो, लेकिन ए सी रिलेटेड ना हो। 1 2 1 2 1 3 1 2 2 4 1 नहीं पाई। मैं ही बता एक मिनट रुक जाना, मुझे ऐसा लगता है 2 4 4 1 ले लूं, मैंने ऑब्जर्व किया वहां आपके एग्जाम्पल कोई कम सूट कर रहे थे। देखो ये एलिमेंट देखो, अच्छा 1 रिलेटेड विद 2 रिलेटेड विद 4 सही है कि नहीं? 4 रिलेटेड विद 1, 4 रिलेटेड विद 1 है ही नहीं। अच्छा तो दूसरा बताओ, तुम आप क्या बता रहे? 4 4 नहीं, चल नहीं पाएगा हमको। 2 4 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। जैसे 1 डिवाइड्स 2 2 डिवाइड्स 4, तो 1 डिवाइड्स 4 आ रहा है? हाँ, लेकिन सब जगह ट्रांजिटिव आना चाहिए। देख लो कहीं स्मोकर है तो नहीं उसमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सर्च करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। मैं एक काम करता हूँ, रिलेशन आर को ना और थोड़ा रिफाइन करके लिख देता हूँ एक बार और, फिर इसमें सर्च करना। एक मिनट, इसको रीराइट करते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। वैसे ये ट्रांजिटिव निकलेगा। अच्छा, इसीलिए वो स्मोकर कैच में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरल में ट्रांजिटिव है। इसके बिना चलो जो भी है, वो स्मोकर हो तो वहां पकड़ में है, वो स्मोकर है नहीं। काफी देर आप सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, बन नहीं रही, ठीक है। ओके, अब रिमेनिंग एलिमेंट्स यहां लिखा लो। 1 2 लिख देता हूं, लिखना स्टार्ट किया तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हमने अच्छा 1 1 हो गया। 2 4
2 4 2 6 3 6 5 5, मुझे लगता है कॉपी 5 5 पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ट्रांजिटिविटी जब चेक करोगे ना, ट्रांजिटिविटी पता है ऐसा जब फंस जाओ तो ट्रांजिटिविटी इनमें चेक करना आपको, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है उनमें चेक कर लो। अगर इनमें ट्रांजिटिविटी है तो सही है, ट्रांजिटिव है। फिर जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिटिविटी चेकिंग में शामिल मत करो, क्योंकि वो ट्रांजिटिविटी को कभी भी वैलिड नहीं करते। अभी तो ये क्वेश्चन है, इसका तो तरीका दूसरा है मेरे पास, अभी बता दूंगा। कई दूसरा क्वेश्चन फंस जाओ आप, वहां वो लैंग्वेज दी ना हो बिल्कुल। ये तो यार लैंग्वेज दी है ना ये वाली, तो लैंग्वेज से अभी मैं प्रूव कर दूंगा, ये प्रूवेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लैंग्वेज नहीं दी है, फिर इसी से सर्च करना। तो ट्रांजिटिविटी के लिए आप कोई भी दो एलिमेंट इतने बीच में लीजिए, उनको मत आने दीजिए, नहीं तो ट्रांजिटिविटी आपकी लेंदी हो जाएगी। अब जैसे 1 2 पर उठा लो, 1 2 उठा लिया तो 1 2 के साथ किसे उठाना पड़ेगा? 2 4 को उठाना पड़ेगा, 2 4 तो उठा दो। और इसका मतलब क्या है कि 1 डिवाइड्स 4, तो ये ट्रांजिटिविटी आपकी ट्रू होगी। अब जैसे 1 3 है, 1 3 के साथ 3 रिलेटेड विद 6 आ रहा है, 1 3 और 3 6 लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 1 रिलेटेड विद 6, 1 डिवाइड 6, 1 डिवाइड्स का साइन ये है, 1 डिवाइड 6 क्या है? ट्रू है। यहाँ 1 डिवाइड्स 4 का क्या है? ट्रू है, ठीक है। आपका 1 3 भी चेक हो गया, 1 4 चेक करो, 1 4, 1 रिलेटेड विद 4, आगे 4 रिलेटेड विद व्हाट? नथिंग, नहीं है ना, तो भी ट्रांजिटिविटी वायलेट नहीं हुई। ट्रांजिटिविटी वायलेट तब होगी जब ए बी, ए रिलेटेड विद बी हो, बी रिलेटेड विद सी हो और ए रिलेटेड विद सी ना हो, तब ट्रांजिटिविटी वायलेट मानी जाएगी। तो इस 1 4 में ट्रांजिशन ही नहीं हुई तो नॉन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ये ट्रांजिशन होने के बाद और फिर वो अगर ए रिलेटेड विद सी ना आए तो नॉन ट्रांजिटिव होता है। अच्छा, 1 5 के आगे ट्रांजिशन इस एरिया में नहीं है, तो इसको स्किप कर दो, चेक नहीं करना। फिर 1 6 की भी ट्रांजिशन नहीं है, 2 4 की भी ट्रांजिशन आगे इस एरिया में नहीं है, ऊपर वाली एरिया में है, उसमें फंसना नहीं चाहते, मैंने बताया उसको इन्वॉल्व मत करो। 3 6, 3 रिलेटेड विद 6, ऊपर वाली एरिया में 6 रिलेटेड विद 6 है, उसको चेक करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव होता ही होता है। तो हमने सारे चेक कर लिए, ये ट्रांजिटिव है। अब आपको ट्रांजिटिव प्रूव करने का मेथड बताता हूं। इसको ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? देखो, ए बी, ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी से स्टार्ट करो और कहां पे फिनिश करोगे? ए रिलेटेड विद सी पर फिनिश करोगे तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और एक भी उसमें कंट्राडिक्शन मिल गया तो नहीं होगा ट्रांजिटिव। समझ में? इसमें क्या है कि ए डिवाइड्स बाई, इधर देखिए, ए डिवाइड्स बी एंड इसका मतलब क्या है? बी डिवाइड्स सी। ए बी को डिवाइड करे, जैसे 2 4 को डिवाइड करे, 4 8 को डिवाइड करे, तो 2 8 को डिवाइड करेगा ही करेगा। आप इसका कंट्राडिक्शन सर्च कर ही नहीं सकते और इसलिए वो कंट्राडिक्शन मिल नहीं रहा था। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब डायरेक्ट है ए डिवाइड्स सी एंड देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। क्योंकि हमने नंबर्स लिख दिए थे, मैंने सोचा इसकी एनालिसिस सिमेट्रिक के लिए किया तो ट्रांजिटिविटी के लिए भी करो, और सीखा, वो बहुत अच्छा किया आपने। क्योंकि एक्स ए डिवाइड्स बी कई बार देते नहीं है, ये दे दिया, इसमें आपसे पूछ लिया ट्रांजिटिविटी चेक करो, तो इसमें ट्रांजिटिविटी हमने चेक करना बताया कि जो रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स हैं उनको तो अलग रखें। फिर बच गए एलिमेंट्स, उनमें जिनकी ट्रांजिशन हुई नहीं, 1 रिलेटेड विद 5 है, आगे 5 रिलेटेड विद नथिंग, तो उसे भी छोड़ दो। जिनमें ट्रांजिशन हुई केवल उन्हें चेक कर लो। तो ट्रांजिटिविटी अगर उनमें है तो यस, और उनमें अगर एक भी कंट्राडिक्शन मिल गया तो नो। कुछ समझ में आया? तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन टाइम बीइंग